लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। तो वेनेजुएला को लेकर अमेरिका की कार्रवाई पर पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंटी दिखाई दे रही है। जैसा हमने आपको बताया कि कुछ देश अमेरिका के कदम को गलत बता रहे हैं, खुलकर विरोध कर रहे हैं। कई देश अमेरिका के समर्थन में हैं। बड़ा सवाल यह है, आगे क्या होगा? क्या वेनेजुएला अमेरिका को जवाब देगा? क्या इस मुद्दे पर दुनिया में एक नया टकराव देखने को मिलेगा? अमेरिका आखिर चाहता क्या है? सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण या सत्ता में एक चेंज, या फिर ऑयल रिसोर्सेस पर पूरी तरह से कब्जा? और अगर कब्जा करना चाहता भी है तो ये पॉसिबल होगा कैसे? वेनेजुएला जैसे देश में क्या अमेरिका बिना सैन्य कार्रवाई के या वहां पर अपना बिना बेस बनाए क्या वहां पर तेल की पूरे के पूरे खेल को संभाल सकता है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के तेल भंडार पर कब्जा करने की अपनी रणनीति में सफल हो पाएंगे? क्या दुनिया का ये टकराव क्या विश्व युद्ध के टकराव जैसी कोई शक्ल लेगा आगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज हम खोजेंगे खास मेहमानों से। पहले ये रिपोर्ट देखिए। चौदह दिसंबर 1922 की सुबह वेनेजुएला की जूलिया प्रांत के ला रोजा गांव में अचानक जमीन कांपने लगी। सुबह करीब 7 बजे एक तेल के कुएं से जोरदार धमाके के साथ काला तेल 200 फीट ऊंचाई तक फूट पड़ा। गांव में हड़कंप मच गया, लोग डरकर भागने लगे और पूरा इलाका तेल से भर गया। ये वही दिन था जब लॉस बोरोसोस 2 नाम के कुएं ने वेनेजुएला को दुनिया के सबसे बड़े तेल देशों की कतार में खड़ा कर दिया। आज 100 साल बाद वही तेल अमेरिका और वेनेजुएला के बीच सबसे बड़ी लड़ाई की वजह बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला ने अमेरिका का तेल चुरा लिया और हाल में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के पीछे भी यही तेल है। लेकिन सच क्या है और यह कहानी शुरू कहां से हुई, इसे आसान शब्दों में समझते हैं। वेनेजुएला में तेल कोई नई चीज नहीं थी। सैकड़ों साल पहले वहां के आदिवासी जमीन से निकलने वाले तेल का इस्तेमाल आग जलाने और नावें जोड़ने के लिए करते थे। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब पहले विश्व युद्ध के समय यूरोप और अमेरिका को बड़े पैमाने पर तेल चाहिए था। ब्रिटिश डच कंपनी शेल और अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला पहुंची और खुदाई की। 1920 के दशक तक वेनेजुएला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक बन गया, अमेरिका के बाद। उस समय देश पर तानाशाह शासन था जिसने विदेशी कंपनियों को खुली छूट दे रखी थी। पैसा आया लेकिन ज्यादातर मुनाफा बाहर चला गया। धीरे धीरे वेनेजुएला के लोगों और नेताओं को लगा कि उनके देश का तेल बाहर वाले ले जा रहे हैं। 1943 में कानून बदला गया और कहा गया कि तेल से होने वाली कमाई का आधा हिस्सा सरकार का होगा। फिर 1976 में सरकार ने पूरी तेल इंडस्ट्री अपने हाथ में ले ली और सरकारी कंपनी बनाई, PDVSA। उस वक्त अमेरिका ने ज्यादा विरोध नहीं किया क्योंकि उसे वेनेजुएला का तेल बहुत जरूरी था। असल में वेनेजुएला का तेल भारी और गंदा होता है, जिसे अमेरिका की रिफाइनरियां खास तौर पर साफ करने के लिए बनी थी। अमेरिका की अपनी शेल ऑयल ज्यादातर पेट्रोल के काम की होती है, लेकिन डीजल, हीटिंग ऑयल और डामर के लिए वेनेजुएला का तेल चाहिए। 1960 में वेनेजुएला ओपेक का संस्थापक बना, जिससे उसकी ताकत और बढ़ गई। 1970 के दशक में देश ने खूब कमाया, लेकिन 1980 में तेल के दाम गिरने लगे, कर्ज बढ़ा, हालात बिगड़ने लगे। इसी गुस्से और गरीबी के माहौल से उभरे ह्यूगो चावेज। 1999 में सत्ता में आते ही उन्होंने समाजवादी रास्ता अपनाया। विदेशी तेल कंपनियों की हिस्सेदारी छीनी गई, PDVSA को सीधे सरकार और सेना के कंट्रोल में दे दिया गया। जो इंजीनियर और एक्सपर्ट थे वो देश छोड़कर चले गए। तेल का पैसा स्कूल, हॉस्पिटल से ज्यादा राजनीति और सेना पर खर्च होने लगा। 2013 में चावेज की मौत के बाद निकोलस मादुरो राष्ट्रपति बने। उसी समय दुनिया में तेल के दाम गिर गए। वेनेजुएला की हालत और खराब हो गई। महंगाई आसमान छूने लगी, लोग देश छोड़ने लगे, फैक्ट्रियां बंद होने लगी। ऊपर से अमेरिका और दूसरे देशों ने मादुरो सरकार पर प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका ने वेनेजुएला का तेल खरीदना बंद कर दिया। नतीजा यह हुआ कि तेल निकालने की मशीनें, पाइपलाइन और रिफाइनरियां जंग खाने लगी। आज हालात ये हैं कि करीब 35 लाख बैरल रोज तेल निकालने वाला देश मुश्किल से 10 लाख बैरल पर आ गया है। अब आते हैं ट्रंप के दावे पर।
ट्रंप कहते हैं कि वेनेजुएला ने अमेरिका का तेल चुरा लिया। असल में उनका मतलब यह है कि कभी अमेरिकी कंपनियों ने वहां बड़ा निवेश किया था, जिसे चावेज सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के पीछे भी बड़ा कारण तेल ही माना जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि मादुरो हटें, नई सरकार आए और अमेरिकी कंपनियां फिर से वेनेजुएला में काम करें। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। वहां का तेल ढांचा 50 साल पुराना है। उसे ठीक करने में 50-60 अरब डॉलर लग सकते हैं। सुरक्षा का खतरा अलग है, राजनीति अलग। तो क्या अमेरिका या ट्रंप सच में वेनेजुएला के तेल पर कब्जा कर पाएंगे? सीधा जवाब है तुरंत नहीं। बिना वहां की सरकार की सहमति कोई कंपनी काम नहीं कर सकती। हालात सुधरने में सालों लग सकते हैं। हाँ, अगर सब कुछ अमेरिका के मुताबिक चला तो वेनेजुएला फिर से अमेरिकी तेल सिस्टम का अहम हिस्सा बन सकता है। लेकिन इतिहास यही बताता है कि वेनेजुएला का तेल जितना कीमती है, उतनी ही मुश्किल उसकी राजनीति है। यहां तेल सिर्फ ऊर्जा नहीं, सत्ता की चाबी है, और इसी चाबी के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। हमारे साथ एम्बेसडर अनिल त्रिगुनायत जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक और डिस्टिंग्विश फेलो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। एम्बेसडर त्रिगुनायत, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है अजय बग्गा सर, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है बग्गा सर आपका। हमारे साथ हैं रॉबिन सचदेव सर, विदेश मामलों के जाने माने जानकार, ट्रंप पर किताबें भी लिख चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है रॉबिन सर आपका भी हमारे शो पे। एम्बेसडर त्रिगुनायत सर, इंटरनेशनल लॉ में सॉवरेनिटी और नॉन इंटरफेरेंस, अब ये तो कहानी गड़बड़ा गई है जब से अमेरिका ने हमला किया है और मदुरो को अरेस्ट किया है। ऐसे क्योंकि डायरेक्ट एक्शन मॉडर्न हिस्ट्री में बड़े अनप्रेसिडेंटेड से हैं करे हैं, बट इस तरह के नहीं देखने को मिले। अब सवाल ये है सर, वहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट अब नज़र नहीं आ रहा है कि वेनेजुएला में नेक्स्ट लीडर कौन होगा, बल्कि वर्ल्ड डायरेक्शन अब क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आपको क्या लग रहा है सर, इस पूरे एपिसोड के बाद वर्ल्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है? देखिए, अभी अगर आपने प्रेसिडेंट ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पढ़ी हो तो उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में उनका डोमिनेशन, अमेरिका का डोमिनेशन प्राइमरी रहेगा। इसका मतलब है कि वहां पे चाहे रूस हो, चीन हो या और जो देश हैं वहां पर अपना अस्तित्व प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको किसी न किसी तरह से हटाया जाएगा। और उसके लिए जो वहाँ की सरकारें हैं, उसमें सबसे पहला हमने देखा कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे, उनके बड़े खास रिश्ते हैं रूस के साथ, और भी खास रिश्ते हैं चाइना के साथ जिनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, ईरान के साथ में। तो जिनके साथ में अमेरिका की दुश्मनी है, उन्हीं के साथ में उनके खास दोस्ती है। तो इससे वो एक दूसरा, एक अनदर क्यूबा बन जाए, या और एक रिच क्यूबा बन जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो शुरू से ही अपना, जब से आए हैं इस बार सेकंड टर्म में स्पेशली, और पहले टर्म में भी इनका काफी परेशानी हुई थी इस बारे में। तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल लॉ तो आज की डेट में है नहीं। आज की डेट में सिर्फ जंगल राज है, माइट इज राइट है, एंड द अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री है दुनिया का। इट कैन गेट अवे विद इट, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। लेकिन ये है कि आपने उनको उठा लिया वहां से, जो भी करें तो इंटरनेशनल लॉ का तो बात करना ही बेकार है, बिकॉज अमेरिका ने कम से कम 56 या 57 ऐसी चीजें करी हैं, और खास तौर से लैटिन अमेरिका में तो हिस्ट्री भरी पड़ी है इस तरह की। और हमने जगह जगह देखा है जहां उनका जिसका मन होता है वहां पर जाकर के ये लोग कुछ भी कर देते हैं यूनिलैटरली, और उसको कोई काउंटर नहीं कर पाया आज तक। अब कोशिश है कि अमेरिका, अब चाइना का फॉर एग्जांपल, अब $100 बिलियन का रफली इन्वेस्टमेंट प्लस लोन्स वगैरह हैं, उनका क्या होगा? और उनका काफी वहां से ऑयल भी आता था। लेकिन यह है कि अब जैसे मेदवेदेव ने कहा वहां पे रशिया में कि अब सब देशों को अपने आप भी अपना न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए अपने आप को, ताकि रिच कंट्री अमेरिका जैसे अपना आर्बिट्रेरी ये डिसीजन ना ले पाए। तो देखिए, अभी जो सबसे रिचेस्ट कंट्री है एज फार एज ऑयल डिपॉजिट्स आर कंसर्न, हालांकि 20% लगभग है दुनिया का, उसमें 1% अभी तक मार्केट के अंदर आता है, और अमेरिका ने उसको ब्लॉकेट कर दिया है, जैसा कहा गया सैंक्शंस हैं। तो वो मेन जो उनके यहाँ पे है, लेकिन उनको चाहिए सबसे ज्यादा ये ऑयल किस लिए? क्योंकि अमेरिका की जो मेजर रिफाइनरीज हैं, और उसमें ये जो इस तरह का ऑयल है जो कनाडा में मिलता है या वेनेजुएला में मिलता है, अब ये उनको इसलिए चाहिए। अब आप कहेंगे कि
एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे या नई पॉलिटिकल लीडरशिप होगी। देखिए, हमने देखा है, मैं लिबिया में था। लिबिया के अंदर इतनी झगड़े चल रहा है, दो दो तीन तीन सरकारें हैं, लेकिन वहां पर जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन ऑयल। ऑयल प्रोडक्शन वहां पे चलता जा रहा है। अगर वो इस तरह चाहेंगे तो डेफिनेटली, जैसा उन्होंने कहा भी है कि उनकी कंपनियां आएंगी, उनकी फोर्सेस आएंगी, उसको कंट्रोल करेंगी, तो हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि एब्सोल्युटली। जैसा है कि अगर मान लीजिए वहाँ की आर्मी, वहाँ के जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है या ग्रास रूट पे लोग हैं, अगर वो एक तरह से सोचे, नेशनलिस्ट फीलिंग लेकर के करें, तो बड़ा मुश्किल होगा उनको वहां पर करना, रूल करना जैसा वो करना चाहते हैं। राइट सर। तो सिचुएशन जो है वो काफी ये आपने ये खराब है। मैं बहुत समझता महत्वपूर्ण हूँ कि आपने ये सवाल लास्ट छोड़ा नेल है। इन द कॉफिन। एब्सोल्युटली सर, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा है बग्गा सर। यही सवाल सुबह से हर कोई अब पूछ रहा है कि ट्रम्प कह रहे हैं कि साहब मैं वेनेजुएला ने हमारा तेल चुरा लिया था, अब मैं उस पर अपनी वापस अमेरिकी प्रभुत्व जमाऊंगा। लेकिन ये हो कैसे पाएगा सर? वेनेजुएला का तेल उद्योग पहले से ही बुरी तरह से प्रभावित है। कहा यह भी जा रहा है कि भाई अगर आप उसको रिवाइव करने भी चलेंगे, उत्पादन की स्थिति में लाना आप चाहेंगे, तो भी कई साल लग जाएंगे। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वहाँ पर आपको खर्चा करना पड़ेगा। उसके लिए क्या अमेरिका तैयार होगा? वैश्विक तेल सरप्लस ऑलरेडी है। तो आपको लग रहा है सर, जो ट्रम्प कह रहे हैं वो तो कर दिया उन्होंने, एक अनप्रेसिडेंटेड सैन्य कार्रवाई तो कर दी उन्होंने, उसमें वो कामयाब हो पाए। लेकिन जो तेल भंडार वहाँ पर हैं, क्या वाकई में अमेरिका के लिए ये आसान होगा कि उन तेल भंडारों पर वाकई में अमेरिकी कब्जा हो? देखिए दीपक जी, एम्बेसडर साहब ने पृष्ठभूमि तो बहुत अच्छी बांध दी। ये तय है कि अरब स्प्रिंग हो, सीरिया हो, कहीं लीबिया सबसे बड़ा एक उदाहरण है। जब भी रेजिम चेंज किया है अमेरिका ने, ये नहीं है कि वहाँ पे उनको बहुत ही सक्सेस मिला है। तो ये हम नहीं सोचें कि उनके पास सेकंड प्लान, थर्ड प्लान, ये सब तैयार है। बट अभी क्या है, सब भयभीत है। आप देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जो अब प्रेसिडेंट बनी है, सुप्रीम कोर्ट वेनेजुएला के ने रोड्रिग्स को अपॉइंट किया, और कल रात को वो बयान दे रही थी कि मडुरो ही हमारे प्रेसिडेंट है, मैं अंतरिम हूं, ये सब। अब ट्रंप ने कहा कि आपका वो हश्र होगा कि मडुरो से भी वर्स आपका हश्र होने वाला है। और आज शाम तक उनका पूरा रवैया बदल गया। उन्होंने कहा हम बात करना चाहते हैं अमेरिका के साथ, ये सब। अब दूसरी चीज है, हम तो मार्केट के लोग हैं। ये मैं कहूंगा कि आप देखिए, 10 की 10 अमेरिकन बड़ी तेल की कंपनियां आज 10% से 6% ऊपर है। मार्केट क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉरवर्ड लुकिंग डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म है। मार्केट डिस्काउंट कर रहा है, 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, मे बी 12 महीने में कुछ शुरू हो जाएगा, 24 महीने में जबरदस्त शुरू हो जाएगा। अमेरिका के रिफाइनरी खाली पड़े हुए हैं, वो सक्षम है, ये जो सार क्रूड कहते हैं, जो बहुत ही विस्कस है, सल्फर कंटेंट बहुत होता है इसके अंदर, तो या तो रिलायंस की रिफाइनरीज हैं या फिर ये अमेरिका वाली हैं गल्फ ऑफ मेक्सिको में। ये सब अब देख रहे हैं कि हमें ये तेल मिल जाए। उसमें आपका जो मार्जिन है, जो हम कहते हैं ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, $5 प्रति बैरल एक्स्ट्रा आप कमा सकते हैं। तो ये तो तय है कि अमेरिका की कंपनियां तैयार हैं। वो यही देखेंगी कि अमेरिका का एक मिलिट्री प्रेजेंस हो जाए उधर, सरकार का तख्ता पलट जाए, एक डेमोक्रेटिक सरकार आ जाए जो कि फिर ट्रीटी से बंधी हो। और ये सब सोच समझ कर ही ये उतरेंगे इसमें, क्योंकि पीछे इनके अमेरिकन सेना है। अब देखिए, इनका एयर डिफेंस नहीं चला, घर में घुस के उठा के ले आना प्रेसिडेंट को कितनी बड़ी बात है। तो जो क्यूबन एडवाइजर उधर बैठे थे, जो रशियन एडवाइजर, जो चीनी एडवाइजर बैठे थे, कोई नहीं रोक सका ट्रंप को। तो माइट इज राइट, जो एम्बेसडर सर ने कहा, माइट इज राइट को एस्टैब्लिश कर दिया ट्रंप ने, और ये यही दिखाएंगे। यहां रुक नहीं रहे दीपक जी। ये अब बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की, ये बात कर रहे हैं मेक्सिको की, ये बात कर रहे हैं कोलंबिया की। ड्रग्स वेनेजुएला से नहीं आते, थोड़ा बहुत ट्रांजिट है वेनेजुएला से। ड्रग्स, कोकेन बन रहा है कोलंबिया में और फेंटेनिल बन रहा है मेक्सिको में, ये सबको पता है। तो ये तो ऐसे ही कारण बनाया था मेक्सिको का। अब ऑलरेडी ये मडुरो ने खत्म कर दिया था देश। 2012-13 में ये देश 350 बिलियन का था,
जीडीपी आज 80 बिलियन पे आ गया। जैसे आपके सेगमेंट में आपने कहा 35 लाख ये बना सकते थे बैरल दिन के, अभी 10 लाख भी नहीं हो रहे, और वो भी ट्रंप अब बिकने नहीं दे रहा। तो देश तो खत्म था। 1/3 वेनेजुएला के लोग ऑलरेडी शरणार्थी बन के और जगहों में चले गए, खाने को नहीं है लोगों को। तो ये तो होना था, तख्ता पलटेगा और ट्रंप बिल्कुल ये अमेरिकन ऑयल कंपनीज को इसमें अग्रसर करेंगे। 100 बिलियन कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, अगर आप देखें वो ओवर टाइम लगेगा, बट इमीडिएटली तेल उसके लिए पे ऑफ करना भी शुरू कर देगा। तो ऐसा नहीं है, रिकंस्ट्रक्शन होगा और बिल्कुल होगा, तभी आज मार्केट दौड़ रहा है। 10-10% अमेरिका की ऑयल कंपनीज भाग रही हैं। ऑल राइट सर, तो आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात नहीं आएंगी ट्रंप को अमेरिका की सत्ता स्टैब्लिश करने में, कम से कम तेल के भंडार पर। बट रॉबिन सचदेव सर, बार बार ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है, इनफैक्ट अमेरिका के बारे में दशकों से कहा जाता रहा है कि अमेरिका बस जो करता है वो कर देता है, एग्जिट प्लान कुछ होता नहीं है। और हमने देखा उसके एग्जाम्पल दुनिया में जगह जगह हैं, इराक से लेकर गाज़ा से लेकर सब जगह हमने देखा। अभी भी कोई एग्जिट प्लान होगा नहीं होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ इतने सारे क्राइसिस हैंडल कर सकता है? आई मीन यूक्रेन ऑलरेडी है, गाज़ा में आप ऑलरेडी फंसे हुए हो, ईरान के साथ आपका सब कुछ शुरू हो ही चुका है, एंड नाउ वेनेजुएला। तो क्या अमेरिका के पास इतनी ताकत है कि अच्छा, और वेनेजुएला में जितने एग्रेशन के साथ चाइना और रशिया, क्योंकि डायरेक्ट इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं खासतौर से चाइना के, तो वो एक अलग चैप्टर खुल जाएगा। तो सर इतने सारे क्राइसिस हैंडल करने की सिचुएशन में है अमेरिका और ट्रंप अभी? थैंक यू, प्लेजर ऑलवेज आपके साथ। मैजरत रिगनायत तो अजय जी के साथ। अमेरिका सोचता है हाँ वो है एबल, या कहें ट्रंप सोचता है वो एबल है। अभी जो हो रहा है इसमें इफेक्टिवली आप ये मानिए कि ट्रंप ने कहा है हम टीम बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि वेनेजुएला पे कैसे कंट्रोल करेगी जो कह रहा है। उसमें अभी जो इनकी स्ट्रैटेजी निकल के आ रही है वो ये नहीं है कि अपने बूट्स ग्राउंड में भेजेंगे ऑब्वियसली, और ये भी नहीं है कि अब ये कह रहे हैं कि रिजीम बदले, ओके, और ये भी नहीं अब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन हो, डेमोक्रेसी हो, एटसेट्रा। ये जो कह रहे हैं इस समय रोड्रिगेज को, जो इंटरिम प्रेसिडेंट है, टोटल लॉयलिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, उसके फादर बहुत बड़े लेफ्टिस्ट लीडर थे, आई मीन गोरिल्ला था, और कमिटेड है मदुरो को। जो आर्मी है वो भी पूरी मदुरो को, चावेज को, उन विचारों को कमिटेड है पूरी। जो पुलिस है वो भी पूरी कमिटेड है। जो पेट्रोलियम कंपनी है वो भी मदुरो ओब्लिक सोशलिस्ट वगैरह है, और इसलिए भी है कि हर एक को अपना इसमें कुछ ना कुछ करप्शन का मौका, कमाई का मौका भी है। बट दैट असाइड, अमेरिका अभी फिलहाल ये कह रहा है वेनेजुएला को, आप हमें ओबे करो, दैट इज ऑल। वन, हमने आपको ब्लॉकेड कर रखा है समुद्र से और एयर से, कोई आपका भेज नहीं पाएगा आपको कोई कुछ, और यहां से कोई जा नहीं पाएगा हमारी मर्जी के बिना, दैट्स वन। एंड सेकेंड, आप हमें ओबे करो जो हम कहते हैं। और हम ये कह रहे हैं फिलहाल, और उसके प्लान बना रहे हैं लोग, कि आपकी ऑयल इंडस्ट्री को प्रोडक्टिवाइज और लेट्स से एनहांस करना है। ओके, अब उसमें ट्रंप क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम एक टीम बना रहे हैं। इफेक्टिवली मार्को रूबियो को वाइस रॉय बनाया जा रहा है। ये उस तरह का जमाना आ गया है, ठीक है। और उस टीम में श्योर बाकी इंटेलिजेंस वगैरह भी होंगे। इस टीम में ये लोग इंक्लूड करेंगे डेफिनेटली ऑयल इंडस्ट्री के कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, अलग अलग कंपनीज के बड़े बड़े। देखिए ऑयल कंपनीज को बहुत तजुर्बा है अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट में, लैटिन अमेरिका में, सरकारों को गिराने का, सरकारों को बनाने का, व्हीलिंग डीलिंग करके अपने प्रोजेक्ट्स बनवाने का, राइट। उस तरह के कोई व्हीलर डीलर एग्जीक्यूटिव्स इस टीम में ऐड किए जाएंगे। इस टीम में ऑलरेडी ट्रंप ने एनर्जी सेक्रेटरी को, और जिनका इंटीरियर सेक्रेटरी है डग बर्गम, उसको बोला है कि आप अमेरिकी ऑयल कंपनीज को परसुएड करो कि वो इस लाइन पे चले। देखिए ऑयल कंपनीज ठीक है, उन्हें लग रहा है अच्छा ये वो, बट जो सारे पॉइंट्स एम्बेसडर ने गए, अजय जी ने गए, कि उनको भी तो अश्योरेंस चाहिए, प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए, गारंटीज चाहिए कि वहां की सरकार हमें कल को फिर नहीं भगा देगी, वहां पे मिलिट्री हमारे बंदों को किडनैप नहीं कर लेगी, इत्यादि जो भी। उसके लिए उन्होंने उन दो को डेजिग्नेट किया, एनर्जी सेक्रेटरी को और
इंटीरियर सेक्रेटरी को, क्योंकि उनके काफी अच्छे रिश्ते एनर्जी कंपनीज के साथ, कि आप कंपनीज को परसुएड करो इन्वेस्ट करने के लिए और उनको इनकरेज करो। तो इस तरह की एक टीम बन रही है। एट द सेम टाइम अमेरिका यस ऑपोजिशन से भी बात कर रहा है। ऑपोजिशन में आप कहें तो जो भी ऑपोजिशन के लीडर है, एक तो लेडी है जिसको नोबेल मिला, बट उसको प्रेसिडेंट आगे देखता नहीं है, ट्रम्प। गोंजालेस है जो स्पेन में बैठा है, एक और ऑपोजिशन लीडर, तो उससे बात चल रही है। बट टेंटेटिवली अमेरिका इज हैप्पी टू वर्क विद द करंट रेजीम। मदुरो हट गया है, अब ये रेजीम अपनी पॉलिटिक्स, अपनी पावर अपने पास रखे और ओबे करे। और जैसे अभी इनफैक्ट बात हो रही थी, उसने ये भी कहा अगर ये ओबे नहीं करेगी हम, तो इसका हशर मदुरो से भी वर्स होगा। तो फिलहाल अमेरिका जो कर रहा है वो क्लियर कट अपने ऑर्डर दिक्तात देने की बात कर रहा है, कि मैं जो दिक्तात दूंगा उस पर आप चलोगे, नहीं चलोगे तो मैं ये कर दूंगा। सो दैट्स हाउ अमेरिका इज लुकिंग टू कंट्रोल वेनेजुएला, वन। सेकेंडली, इसमें फिर औरों को भी जो उसने थ्रेट दिया है, और औरों का क्या होगा उस पर अलग आएंगे। बट एज फार एज वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री इज कंसर्न, दिस इज हाउ द ट्रम्प सरकार वेनेजुएला को कंट्रोल कर रही है, कि रिमोटली कंट्रोल कर रही है। आप हमें ओबे करेंगे, नहीं ओबे करेंगे तो आप उड़ा देंगे। राइट राइट राइट, ऑल राइट सर। और जैसा आपने बोला कि अभी बहुत सारे अब देशों के नाम भी आ गए हैं, ग्रीनलैंड से लेकर अब क्यूबा तक का आ रहा है कि भाई सबका बदला लेगा ट्रम्प टाइप का मामला आ रहा है। बट एम्बेसडर त्रिगुणायत सर, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि जो भी कर रहा है यू नो माइट इज़ राइट एंड यूनिलैटरली सब कोई कर रहे हैं। तो दुनिया में क्या मल्टीलैटरलिज्म बिल्कुल कमज़ोर हो रहा है सर? मतलब स्ट्रॉन्ग कंट्री जिसका जो मन में आ रहा है वो पहले एक्ट कर दे रहा है, बाद में वो लेजिटिमेसी ढूंढ रहे हैं अपने एक्ट में। तो अगर ऐसा चलता रहेगा सर, तो जो बार बार कहा जा रहा है, पूरी दुनिया जिस बात की आशंका जाहिर कर दी है कि कल तो चीन उठ के ताइवान पे हमला कर देगा, या दूसरी कंपनीज जो हैं वो कहीं दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वो अपने अपने एडवर्सरीज पर हमला कर लेंगी, तो क्या ऐसा सच में मल्टीलैटरलिज्म जो पूरी तरह से ध्वस्त हो रहा है सर? देखिए, ये हमेशा से आज से नहीं है। अमेरिका ने 60 कंट्रीज में रेजिम चेंज किया है। ये तुलसी गबार्ड का खुद का स्टेटमेंट है इस बारे में। तो मैं ये समझता हूँ, और जहां तक ये इनका लैटिन अमेरिका की बात है, वहां पे तो बहुत ही फ्रीक्वेंसी के साथ में इन्होंने चेंज करवाया है, वहां पे बिल्कुल ब्लैटेंट मैनर के अंदर में। यूनाइटेड नेशंस 1945 से लेकर के 80 साल का हो गया, तो इनको जब लगता है तब कर देते हैं। इराक में आपने देखा, वहां पर क्या किया इन्होंने, आई मीन मैन्युफैक्चर किया एविडेंस, तो जाके बॉम्ब कर दिया उस कंट्री को। तो और सब जगह में हमने देखा कि कोई प्लान नहीं था। मैंने लिबिया में देखा, दे जस्ट केम एंड बॉम्ब, एंड उसके बाद आगे कोई प्लान नहीं है। आज कंट्री की क्या हालत है। इराक का भी वही हाल हुआ कि खाली उसको हटाना है तो इसलिए करना है। तो अब अमेरिका वहां के ऑयल असेट्स को नहीं कंट्रोल कर पाया पूरी तरह, लेकिन ये इनका बैकयार्ड है। और इसलिए यहाँ पर अब इनको लगने लगा कि जो भी कंट्रीज थोड़ा सा भी इंडिपेंडेंस दिखाते हैं, थोड़ी सी भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाने की कोशिश करते हैं, या दूसरे कंट्रीज के साथ पार्टनर होते हैं, तो वहां पर करते हैं। सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो यूके और यूएसए ने मिलकर के 1953 में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ईरान के अंदर गिराई थी, जो उन्होंने ऑयल को अपने नेशनलाइज किया था। तो वो नेशनलाइज करना तो एक कंट्री का अपना हक है। जैसा भी वो समझते हैं वैसा करेंगे अपने देश के लिए, जो भी अच्छा हो। रिजल्ट क्या हुआ वो गलत की बात है, करप्शन हुआ वो और बात है, लेकिन वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां के लोगों की और वहां की लीडरशिप की है। तो देखिए, मैं एक समझता हूँ कि मल्टीलैटरलिज्म का सबसे बड़ा जो एक ये सिटाडेल है वो है यूनाइटेड नेशंस। और आज के डेट में यूनाइटेड नेशंस का कोई मकसद नहीं है। जैसा अभी हम देख ही रहे हैं कि यूएनएससी में इमरजेंसी मीटिंग इसके ऊपर आई हुई है, तो आप सोच सकते हैं क्या होगा वहां पर इमरजेंसी मीटिंग में। आधे कंट्रीज जो है, खासतौर से यूके, फ्रांस, ऑल दीज कंट्रीज, उन्होंने कहा यस वी अंडरस्टैंड। अब वो कह रहे हैं कि वो इलीगल लीडर था तो वो हट गया तो अच्छा हुआ। तो देखिए, मेरा मानना यह है, और ज्यादातर कंट्रीज का बड़ा म्यूटेड रिस्पॉन्स है, एक्सेप्ट जो लैटिन अमेरिका की काफी कंट्रीज, वहां पे भी अर्जेंटीना, इक्वाडोर, दोनों ने बड़ा खुशी जताई है उसके ऊपर में। और काफी कंट्रीज, मैक्सिको ने काफी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया, कंडेम किया, चाइना ने, रशिया ने। तो ये सब कंडेमनेशन है। असलियत क्या है कि अगर रशिया ने अपना स्पेशल ऑप्स किया, जिसको वो वॉर नहीं बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको लॉ एनफोर्समेंट कर दिया। और आपने सही कहा, अगर चाइना, जिसको ताइवान को अपना एक मतलब इंटीग्रल पार्ट मानता है, अगर वो चाहेगा वो भी ऐसा कर सकता है।
तो इसमें कोई वो बड़ी मैं नहीं समझता हूँ कि आश्चर्य होना चाहिए कि आज हो या कुछ साल के बाद में हो। तो ये बढ़ता जाएगा और इवेंचुअली आप ये देखिएगा कि मेरा मानना है कि वर्ल्ड जो है वो कोल्ड वॉर 2.0 की स्थिति में आ जाएगा। तो मल्टीलैटरलिज्म और मल्टीपोलैरिटी जो है वो आप किसी भी तरह से देखें, बट मुझे नहीं लगता है कि बड़ी वैलिड और वायबल होगी। आज की डेट में भी जो भी काम कंट्रीज करना चाहते हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स बना रहे हैं। इसको मिनी लैटरल्स बोलते हैं, प्लूरीलैटरल्स बोलते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि मल्टीलैटरलिज्म पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। आगे देखिए कि किस तरह से आगे बढ़ती है। अभी तो बिल्कुल डिफ्यूज सिचुएशन है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको खत्म करने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं देशों का है जिन्होंने उनको एस्टेब्लिश किया था। एब्सोल्युटली। इसमें भारत का कहाँ पर बग्गा सर आप देख रहे हैं? वैसे तो इकोनॉमिक स्टेक्स तो हमारे लिमिटेड हैं, उल्टा अगर ऑयल प्राइस अगर कूल होते हैं तो उसका इनडायरेक्ट हमें फ़ायदा होगा, बट ऑल ट्रेड हमारा ऑलमोस्ट स्टॉप्ड ही था। बट हमारा जो भारत का जो डिलेमा है कि भाई हम प्रिंसिपल्स पर चलें, सोवेनिटी के प्रिंसिपल पर चलें, या फिर यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक टाई बना करके रखें। मतलब हमेशा एक बड़ी असहज सिचुएशन में ट्रंप हमें डाल देते हैं। और अब तो उनका बड़ा एक अजीबोगरीब बयान आ गया कि आपने रूस से तेल का कारोबार कम कर दिया क्योंकि आप मुझे खुश करना चाहते थे, मोदी मुझे खुश करना चाहते थे, है ना। तो इस तरह से जब वो अजीब सी स्थिति में डाल रहे हैं, सर आपको क्या लग रहा है सर, भारत के लिए बहुत कुछ स्टेक पर है या भारत ऐसे ही जैसा स्टांस अभी तक बनाया है वो बनाए रखेगा, और कितना मुश्किल होगा इस तरह का न्यूट्रल स्टांस बनाए रखना? अभी यही कर रहे हैं, न्यूट्रल ही रखना पड़ेगा। कड़ी निंदा कर लेंगे, प्रिंसिपल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए और आप अमन शांति बनाए रखें, इतना कर लेंगे। उसके बाद हमारा कुछ है ही नहीं उसमें करने को। वेनेजुएला से $1 बिलियन उल्टा वो ओएनजीसी का दबा के बैठे हैं। 500 मिलियन 2013 से पहले का और 2020 के बाद का 500 मिलियन, तो $1 बिलियन तो बकाया है हमें। वो जरूर ओएनजीसी विदेश लिमिटेड अपना आर्बिट्रेशन डालेगा। बाकी हमारा कुछ ज्यादा वेनेजुएला के साथ नहीं है। यही कहूंगा कि हमें दोनों के साथ संबंध रखने, रशिया हो यूएस हो। चीन तो हमारा जानी दुश्मन है। सूनर और लेटर वो ताइवान से जब हटेंगे, दो उनके आगे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बाद। एक है व्लादिवोस्टॉक, ईस्टर्न साइबेरिया, जो रशिया ने लिया था उनसे मिड 19th सेंचुरी में, वो अभी भी सोचते हैं कि चीन का ही हिस्सा है। और दूसरा हमारे ऊपर लद्दाख से लेकर अरुणाचल, उनका जरूर शिकंजा रहेगा। तो हमें यही देखना है कि रशिया और यूएस दोनों से हमें अच्छी दोस्ती बना के रखें। चीन तो ना हमें इकोनॉमिकली आगे बढ़ने देगा, ना वो खुश है अगर हमारी समृद्धि होती है, तो उसको हमें कंटेन करके रखना है। और ये बात अच्छी है कि आज के दिन में हम न्यूक्लियर पावर हैं, तो इसलिए इस तरह का कोई एडवेंचर भारत के साथ नहीं किया जा सकता, ये अच्छी बात है। ओवरऑल भारत का अगर पहलू देखें, हमारा कोई इतना इकोनॉमिक इंटरेस्ट है नहीं वेनेजुएला के साथ। फार्मा का जाता है हमारा थोड़ा माल, पहले मोटरसाइकिलें जाती थी। एक स्टील कंपनी, उनका आयरन ओर का जो माइन है वो हमारी एक स्टील कंपनी चलाती है, और ओएनजीसी विदेश रहता था। वो उनके तेल के वेल्स में हमारा काफी बड़ा हिस्सा था, वो पैसा वो दबा के बैठे। तो इतना ही है। अब ये जो चेंज हुआ है, जो इन्वेस्टर सर और रॉबिन सर ने बहुत अच्छी तरह समझाया, इसमें एक सेकंड ऑर्डर इफेक्ट मार्केट देख रहा है दीपक जी। जो मिडिल ईस्ट के तेल पे दुनिया निर्भर करती थी, अगर आप, और ये मैथ्स बहुत सही मैथ्स है, अगर आप इसका तेल का उत्पादन 3 से 4 मिलियन बैरल पर डे कर लें, $50 पे भी बेचें, ये 100 बिलियन, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं है इन्वेस्टमेंट। अब बड़े आराम से बड़ी बड़ी कंपनियां कर देंगी, उसमें कोई इशू नहीं है। पीछे से अमेरिका बोल भी देगा ट्रंप कि मैं गारंटी करता हूं आप डालो पैसे। ये अगर शुरू कर देते हैं, काफी हद तक ये जो ईरान बोलता रहता है कि मैं पर्शियन गल्फ में टैंकर गिरा दूंगा, आपका सारा सप्लाई रोक दूंगा विश्व का मिडिल ईस्ट से, वो कट जाएगा। अगर ये 24 महीने में वेनेजुएला को बढ़ा दें उसका उत्पादन 10 मिलियन पे ले आए जैसे, ये
एक ये स्ट्रैटेजिक चेंज है जो ट्रम्प देख रहा है कि मिडिल ईस्ट इतना अहम नहीं रहेगा पूरे विश्व के लिए, और चाइना में सक्षमता नहीं है ताइवान को अभी परास्त करने की। उसका पीएलए के पास एक्सपीरियंस नहीं है, बैटल एक्सपीरियंस नहीं है, इतना आसान नहीं है। यूक्रेन जैसे छोटे देश ने एक रशिया जैसे सुपर पावर को 3 साल के लिए होल्ड कर लिया। ये दर्शा रहा है कि जंग के जो है पैरामीटर्स वो बदल चुके हैं। रशिया चाहेगा कि सेंट्रल एशिया और जो ईस्टर्न यूरोप के उसके जो कंट्रीज उसने इंडिपेंडेंट करवाए, क्योंकि पुतिन ने कहा है कि ये सबसे महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल कैलामिटी था जो सोवियत यूनियन टूट के इतने सारे देशों में तकसीम हुआ। पुतिन की सोच वही है कि एम्परर पुतिन है और वो चाहेंगे कि ईस्टर्न यूरोप सेंट्रल एशिया को वो कर ले। सेंट्रल एशिया को वो कंट्रोल करते हैं ऑलरेडी, ईस्टर्न यूरोप उनके हाथ अब इतने आसानी से आने नहीं वाला। बट ये हो सकता है कि पर्दे के पीछे पुतिन बात करें, आप ईस्टर्न यूरोप मेरे लिए छोड़ दो, मैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर आपके लिए छोड़ता हूं, और चीन बोले कि साउथ ईस्ट एशिया मेरे लिए छोड़ दो। तो जैसे स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस होते थे उस तरह का कोई मल्टी पोलर वर्ल्ड बन जाए। और इसमें भारत का क्या रोल रहेगा वो एम्बेसडर सर और रॉबिन सर बेहतर बता पाएंगे। बट अब्बका सर, मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी थी। इस पूरे कहानी के पीछे, वेनेजुएला पर एक्शन के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न बताया जा रहा है, जो डी डॉलराइजेशन की कोशिशें जो हो रही थी। इनफैक्ट वेनेजुएला, रूस, ईरान, चीन, ये सब बहुत सक्रिय थे और मादुरो भी इसमें काफ़ी कुछ काम कर रहे थे। और भारत भी कहीं ना कहीं दिल से तो ये चाहता ही है कि भाई डी डॉलराइजेशन हो। ब्रिक्स में एक ऑल्टरनेटिव करेंसी की हो रही है, तो ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप ने वो भी साधने की कोशिश की है। अब भारत के नज़रिए से ग्लोबल ट्रेड, क्योंकि डॉलर फिर मजबूत ही हो जाना है अब तो सर, तो वो जो पूरी की पूरी दुनिया एक सपने देख रही थी, ऑल्टरनेटिव करेंसी आएगी, डॉलर का वर्चस्व हम खत्म करेंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि वापस उसे रीगेन कर लिया है ट्रंप ने ये कह के, और डी डॉलराइजेशन की सपनों पर पानी फेर दिया एक तरह से? हाँ बिल्कुल, क्योंकि विकल्प है ही नहीं डॉलर का। आपके पास 84% ट्रेड अभी भी डॉलर में चल रहा है। तो यूरो थोड़े हद तक कर सकते हैं, बाकी स्विस फ्रैंक इतना छोटा है, थोड़ा सा आप खरीदने जाते हैं वो भाग जाता है। जापानीज येन अगेन इतना एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। युआन में आप रखेंगे नहीं पैसे, 100 से ज्यादा कंट्रीज बोलेंगे मैं युआन में तो पैसे छोड़ूंगा नहीं, तो सोना हो गया, तभी आपका सोना और चांदी भी भाग रहा है। इसी कारण ये जो डिबेसमेंट ट्रेड है और डी डॉलराइजेशन ट्रेड है। बट ये देख लीजिए दीपक जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो हुई है कि यूरोपियंस की हिम्मत नहीं हुई कि रशिया का जो पैसा इन्होंने दबा के रखा है 2022 से, उसको यूज कर सकें यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन में। तो 80 बिलियन यूरो यूरोपियन देश डेट उठा रहे हैं। रशिया का जो पैसा वो वैसे का वैसा पड़ा है। बेल्जियम की तो हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि यूरो क्लियर ब्रसल्स में है, तो बेल्जियम के पास 200 बिलियन यूरो पड़े थे। बाकी सब कह रहे थे नहीं नहीं आप इसको जब्त कर लो। उसने बोला मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, और पुतिन ने सीधा बोला आप सोच लो, अगर मेरा पैसे को किसी ने हाथ लगाया आप देख लो। आज यूरोप के पास सेना नहीं है, ना होने के बराबर है। सबसे बड़ी सेना पोलैंड में बैठी है और उससे भी बड़ी सेना अब यूक्रेन में है। वो अगर आप हटा दें, 1-1 लाख की बड़े देशों के पास सेना है और छोटे देशों के पास तो हजारों में है। जी सर। यूएस का न्यूक्लियर अम्ब्रेला था जो बचा रहा था यूरोप को। तो ये डी डॉलराइजेशन बहुत मुश्किल है होना, और ट्रंप तो बिल्कुल होने नहीं दूंगे। आपसे बिल्कुल सहमत हूं। ऑलराइट सर। सचदेव सर, अब ट्रंप की छवि का क्या, संक्षेप में अगर आप बता पाएं, अमेरिका के भीतर क्या ट्रंप की छवि मजबूत हुई है, या अमेरिका में जिस तरह से ट्रंप की साख गिरी, उनको बार बार एक इंटरवेंशनिस्ट बार बार कहा जाने लगा, उलाहनाएं दी जाने लगी कि भैया अमेरिका फर्स्ट छोड़कर आप फॉरेन एडवेंचर्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या उनकी छवि, वहाँ पर मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था कि जो कहा वो किया वाली भी बन रही है। अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने तेल कंपनियों को कहा था आप मुझे 80 बिलियन 100 बिलियन दो और मैं आपको बहुत बढ़िया गिफ्ट दूंगा। ऐसा लग रहा है कि वो गिफ्ट वेनेजुएला की शक्ल में वो तेल कंपनियों को दे दिया उन्होंने, तो वादा पूरे करने वाला। तो अभी छवि कैसी बन रही है? स्ट्रॉन्ग छवि बन रही है, या जो मैं कह रहा हूं कि इंटरवेंशनिस्ट की छवि ज़्यादा बन रही है? थैंक यू।
थोड़ा बहुत यस क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इंटरवेंशनिस्ट है, इसे जाना नहीं चाहिए एक्सपेंशन में। मागा के भी कुछ लोग कह रहे हैं, रिपब्लिकन के भी थोड़े बहुत कह रहे हैं, पर ज्यादातर डेमोक्रेट्स अपोज कर रहे हैं। बट ओवरऑल इससे ट्रम्प को बहुत फायदा होगा, उसकी छवि को भी और उसकी पॉलिटिक्स को भी। अव्वल तो देखिए वो दिखा रहा है ना पहले कि मैंने एक ड्रग क्रिमिनल को मैं ले आया हूं, ठीक है, मैंने ड्रग वॉर्स में जो कार्टेल का हेड था मैं उसको पकड़ के ला करके उसको अमेरिकन जस्टिस में डाल दिया है। ये बहुत बड़ी छवि है, और इसमें अमेरिकन सारे मोर और लेस प्रिंसिपल में हो ना हो कि हम क्यों गए हो, बट इस पॉइंट में एग्री करेंगे अमेरिका में ड्रग्स नहीं आने चाहिए। वन सेकेंडली, एंड उसका बेस और ज्यादा खास करके, सेकेंडली इसको एक और फायदा होगा पॉलिटिकली। देखिए अमेरिका में वेनेजुएलन डायस्पोरा के करीब शायद 1 मिलियन लोग हैं। ओके, उन 1 मिलियन में से करीब 6 लाख आई थिंक वोटर्स भी हैं। आधे तो एक्चुअली इलीगल है, आधे लीगल है, बट जो भी 4-5 लाख तो वोटर्स है ना उनका, प्लस क्यूबा के बड़े सारे लोग हैं अमेरिका में जो कि क्यूबा को डिक्टेटरशिप मानते हैं। वो भी बड़े खुश है कि अमेरिका एट लास्ट कुछ सॉलिड एक्शन ले रहा है लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट डिक्टेटर्स के खिलाफ, और अगला नंबर शायद क्यूबा का हो। हालांकि नंबर में मेरे पास दूसरा ऑर्डर है, बट एनीवे। तो ये जो लैटिन अमेरिकन डायस्पोरा है, रिफ्यूजीज है, एग्जाइल्स वाले हैं, ये सब यहां से भाग हैं, तो ये ट्रंप को ही नहीं, इसकी रिपब्लिकन पार्टी को अभी नवंबर की जो इलेक्शन आ रही है उसमें मदद होगी। इट विल बी डेफिनेटली दिस थिंग टू इट। और ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता दुनिया में छवि का क्या, और ट्रंप ने सोच लिया, अमेरिका का मानना यह है कि सॉफ्ट पावर डज नॉट काउंट, डज नॉट मैटर अमेरिका के लिए। वो कहता है, सोचता है, वी हैव द मनी एंड वी हैव द मिलिट्री। अब इससे हम जो करें सो करें, हम अपने देश के लिए करते हैं। नाउ क्विकली कमिंग टू अ फ्यू पॉइंट्स, आई एब्सोल्युटली एग्री। सारा कुछ जो हो रहा है, ट्राइबलिज्म बढ़ रहा है दुनिया में, हम वापस जंगल में जा रहे हैं, एम्बेसडर कह रहे थे और अजय जी कह रहे हैं ट्राइबलिज्म। आई एग्री, ये ट्राइबलिज्म का माहौल बन रहा है, बैक टू द जंगल जा रहा है इंसान, और देशों के लीडर्स वहां ले जा रहे हैं हमें वापस। डी डॉलराइजेशन का चांस कम है, डेफिनेटली यस। ब्रिक्स में अभी इससे पहले भी ब्रिक्स की जो मीटिंग हो रही थी, ट्रंप ने वार्न किया था अगर इन्होंने करा डी डॉलराइजेशन की डिस्कशन भी तो मैं इतना टैरिफ लगा दूंगा। ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई इस साल, कोई डी डॉलराइजेशन की ज्यादा बात नहीं हुई, आपने देखा होगा, राइट। तो सब उसे केयरफुली स्कर्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो आ रहा है क्विकली मेरे माइंड में, आई एग्री विद बगा साहब, 100 बिलियन अमेरिकन ऑयल कंपनीज के लिए कोई ज्यादा नहीं है, लुकिंग एट द लॉन्ग टर्म, अगर सिक्योरिटी गारंटीज हो। एंड बाय द वे जो नंबर दिया जा रहा है पीडीवीएसए की तरफ से, शायद वो है कि उन्हें $60 बिलियन चाहिए होंगे सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंड अप करने के, तो 100 भी नहीं है। लास्टली अब आगे में क्या है, बड़ी सारी चीजें हैं, बट मुझे जो दिखता है इनका एक टारगेट शायद मेक्सिको होगा पहले। देखिए कुछ कंट्रीज में ये रिजीम चेंज चाहता है, कुछ में ये ड्रग्स को निकालना चाहता है ना। मेक्सिको की ये रिजीम चेंज नहीं चाहेगा, बट मेक्सिको में जो ड्रग लॉर्ड्स है, ड्रग माफिया, उनके बेसिस को उड़ाएगा। अपने देश के अंदर बोलेगा देखो मैंने ड्रग लॉर्ड्स को निकाल रहा हूं मैं, और वो मदुरो की भी कहानी यही है, क्रिमिनल है, मैंने निकाला, मैं क्रिमिनल निकाल रहा हूं। उसके अलावा कोलंबिया, हाँ कोलंबिया में ये चाहेगा रेजिम चेंज, राइट सर, क्योंकि वो लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट है। रेजिम चेंज हो या मानो वो जो लीडर है उनका गोमेज, आई थिंक गुस्तावो, वो निकल जाए। क्यूबा इज वेरी मच इन द टारगेट आल्सो, बट क्यूबा ऑलरेडी इकोनॉमिक हार्डशिप में, क्राइसिस में है। क्यूबा अपना आधा तेल जो इंपोर्ट करता है वेनेजुएला से चीप डील में करता था, ओके, अब वो बंद हो जाएगा तो क्यूबा की इकोनॉमिक हार्डशिप और बढ़ेगी। तो क्यूबा लड़खड़ा ऑलरेडी रहा है और लड़खड़ा जाएगा। यस सर, एब्सोल्युटली सर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से देखने वाली बात होगी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन ट्रम्प को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। वैसे लीबिया हो, इराक हो, ये एग्जाम्पल दिखाते हैं कि बिना प्लान के इंटरवेंशन का परिणाम कई बार केओटिक हो जाता है। अभी तक उठ नहीं पाए और अमेरिका को भी कुछ मिला नहीं। बट ट्रम्प की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ट्रम्प का टारगेट सिर्फ मदुरो को हटाना है या वहाँ पर स्टेबिलिटी लाना है, रिकंस्ट्रक्शन करना है, अभी ये साफ साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर इसमें सक्सेसफुल हुए कि आपने हटा भी दिया मदुरो को, स्टेबिलिटी भी ले आए, रिकंस्ट्रक्शन भी हो गया, तब तो ट्रम्प को बहुत बड़ा क्रेडिट मिलेगा। लेकिन केओस हुआ, इंस्टेबिलिटी बढ़ी, तो लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रम्प के ऊपर ही आएगी। लेकिन ट्रम्प को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही है इसका लब्बो-लुबाब। अब देखते हैं आगे किस दिशा में जाती है। शुरुआत में जो मैंने पूछ रहा था कि अब बात ये नहीं है कि वेनेजुएला में अगला रिजीम क्या होगा, कौन लीडर होगा, बल्कि ये कि ये दुनिया किस दिशा में जा रही है। आने वाले कुछ समय तक इस पर चर्चा जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। एम्बेसडर त्रिगुणायत सर, अजय बग्गा सर, रॉबिन सचदेव सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
ये थी हमारी कवर स्टोरी। अब एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वेनेजुएला में अमेरिका के ऑपरेशन के बाद उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन क्यों डरा हुआ है।